नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं श्रावस्ती दासगुप्ता। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेने के 4 महीने से भी कम समय के बाद नीतीश कुमार ने आज 5वीं मार्च को घोषणा की है कि राज्य में वो सरकार में नहीं रहेंगे। वो राज्यसभा जाने की इच्छा उन्होंने जताई है और आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ में जाके उन्होंने अपनी नामांकन पत्र भी जमा कर दिया है। तो बिहार की राजनीति के लिए ये कौन से बड़े सवाल खड़ा करता है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के चलते हुए कैंपेन के दौरान विपक्ष की तरफ से ये बोला गया था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रखा जाएगा, और विपक्ष का आज का ये कहना है कि उन्होंने तब जो बोला था आज वही बात सच होके सामने आ गई है। उनका ये भी कहना है कि जो महाराष्ट्र में हुआ था 2024 के चुनाव के बाद हमने देखा था कि वहां पे भी चुनाव एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में लड़ा गया था, और चुनाव के ठीक बाद उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना दिया था और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया था। तो क्या बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि बीजेपी की सरकार पहली बार बहुत दशक बाद वहां पे गढ़ी जाएगी, और नीतीश कुमार के भविष्य के लिए ये क्या सवाल पैदा करती है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज नलिन वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार है। नीतीश कुमार की जर्नी को ये 90 के शतक से देखते हुए आ रहे हैं। उन्होंने बहुत क्लोजली ट्रैक किया है बिहार की पॉलिटिक्स को काफी सालों से। नलिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। थैंक यू हमको बुलाने के लिए, श्रावस्ती। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि आज जो हुआ है ये कल तक किसी को कुछ खबर नहीं थी। कल शाम से ऐसे एक रूमर्स कह सकते हैं चलने लगी, जो मीडिया में टीवी चैनल्स की तरफ से ऐसे बज, स्पेक्यूलेशन, ये सारे वर्ड्स यूज किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार राज्यसभा में आ सकते हैं, बिहार में बीजेपी की मुख्यमंत्री आएगी, ऐसे बज हो रहा था कल सोर्सेस के तौर से। और आज एकदम से सुबह नीतीश कुमार ने ट्विटर पे उन्होंने खुद ही कॉन्फर्मेशन कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं राज्य में दोनों बिहार असेंबली के दोनों हाउस में रहा हूँ, लोकसभा में भी रहा हूँ, और मेरे मन में हमेशा से इच्छा थी कि मैं राज्यसभा में भी जाऊं। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये जताया कि उनके अंदर ये इच्छा थी और इसलिए ये कदम वो उठा रहे हैं। और कुछ ही घंटों के बाद हमने देखा अमित शाह भी पटना पहुंच गए और दोनों साथ में नितिन नवीन, जो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको साथ में लेके वो राज्यसभा के नामांकन किया गया वहां पे। तो सर, क्या पटना में जर्नलिस्ट के बीच में ये पहले से कुछ इसका आंकलन था, कुछ किसी को कुछ पता था कि ऐसा होने वाला है, या फिर ये एक और सरप्राइज मूव रहा है? नहीं, सरप्राइज तो चूंकि बिहाइंड द सीन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होते रहता है जो कि पता नहीं चलता, जब होता है तो पता चलता है। आपको याद होगा श्रावस्ती की इलेक्शन के टाइम में भी जर्नलिस्टों ने बहुत बार पूछा था अमित शाह से, भाषण भी दिए थे, और नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री वहां जाकर के वहां इलेक्शन कैंपेन वगैरह किए थे। लेकिन किसी टाइम में उन लोगों ने ये बात जरूर कहा कि ये हम इनके नेतृत्व में चुनाव, लीडरशिप में चुनाव हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ही इससे वो अलग रहे कि इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, वो 2020 में उनका कम नंबर आया था और फिर भी इनको नीतीश कुमार को बनाना पड़ा था। तो नीतीश कुमार का जो बार्गेनिंग कैपेसिटी था, जो काम करने का जो तरीका था, जो उनका अपना श्रीवनेस और क्लेवर माइंड था, शार्प पॉलिटिशियन थे, ये बात रास्ते में थी इनको हटाने के लिए। लेकिन बीजेपी की शुरू से ही, खास करके मोदी और शाह के जमाने की जो बीजेपी है, वो उनको हटाने का बहुत कंसिस्टेंट प्लान और बहुत बिहाइंड द सीन ऑल द टाइम इस पर काम कर रही थी। हाँ, अब नीतीश कुमार जी जो थे पहले इसको डॉज करते थे कि कभी चले गए राष्ट्रीय जनता दल के पास, फिर चले आए, इस तरह से उन्होंने अपने कुर्सी को बचा करके भी रखा था और अपना एजेंडा भी एक तरह से उन्होंने लागू करना शुरू किया था। मैंने करते थे इसको, सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म जो भी उनका था उसको डायलूट नहीं होने देते थे वो। लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए जो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी का जो
कॉम्बिनेशन है, ये वहां काम नहीं कर सकता था। इस पर वो काम कर रहे थे हमेशा के लिए। हमको लगता है कि इधर विगत 2-3 वर्षों में नीतीश कुमार का फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ जो खराब हुआ, उसको बहुत तरीके से इन लोगों ने ठीक से एक्सप्लॉइट किया उसको, और उनको वीकेंड करते चले गए। उनके अराउंड जो उनका शार्पनेस था, रेजर शार्पनेस था पहले, वो खत्म हो गया। अपने लोगों को एक तरह से घिर गए नीतीश कुमार, और अंत में चेकमेट हो गए। वो ये सहज नहीं है उनको, सह और मात की लड़ाई देते 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 अंत में बीजेपी सक्सीड कर गई उनको हटाने में। यही बात है। अरे, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपको? जी, आज हमने ये भी देखा सर कि जब वो नामांकन पत्र देने गए बिहार में, अमित शाह के साथ वो गए, नितिन नबीन भी वहां पहुंच गए थे, पर एक नोटिफिकेशन आया था जर्नलिस्ट के पास कि मतलब मीडिया एक्सेस वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब ये भी हम अगर बिहार के चुनाव के टाइम पे भी देखें तो बहुत ही, जैसा आप अभी बता रहे थे, उनके जो अपीयरेंसेस थे वो बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से उनके अपीयरेंसेस को किया गया। जो उन्होंने रैलीज एड्रेस किए थे वो भी बहुत ही कंट्रोल्ड फैशन में हुआ। जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था, 26 सेकंड का वो कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था। तो क्या आपको लगता है सर कि आज जो उन्होंने नामांकन पत्र किया है, मीडिया के साथ उन्होंने आज भी बात नहीं की, ये बीजेपी की तरफ से एक और कोशिश है दिखाने के लिए कि ये नीतीश कुमार का ही डिसीजन है और बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी जो थी, बीमार तो थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बहुत शार्प और बहुत क्लैरिटी वाले आदमी थे। उनको उनको बोलते हुए 1989-88 से उनको हम लोग जानते हैं, उनको देखते हैं वो। लेकिन उनकी ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो पब्लिक अपीयरेंस में ही वाज नॉट द सेम नीतीश कुमार व्हिच ही यूज्ड टू बी 3 इयर्स 4 इयर्स अगो। उनको जो भी बीमारी हो उसका मेडिकल रिपोर्ट तो हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन इस दौरान उनको एनसर्किल किया इनके जो अमित शाह और मोदी, जो भी इन लोगों का अपना जो तरीका है वो ब्यूरोक्रेसी से या अपने लोगों को वहां बैठा करके एक तरह से एनसर्किल किया। और मीडिया के सामने नहीं आने देने का 2 कारण से 2-3 वर्षों से हुआ है। एक तो उनका हेल्थ इशू था, वो ठीक से बोल नहीं पाते थे, क्लैरिटी के साथ बातों को नहीं रखते थे, या कुछ उटपटांग बोल देते थे, जो कि पार्टी के लिए भी या सरकार के लिए भी अच्छा नहीं था। उनके जो बिहेवियर थे, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट किया इन लोगों ने कि भाई उनको बंद कमरे में रखा, अपने लोगों से घिर करके रखा। उसमें नीतीश कुमार के साथ भी जो रहने वाले पार्टी में लोग थे, कुछ लोगों ने ब्लैक शिप का काम किया होगा जो तो इस तरह से। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है श्रावस्ती की, जो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो कि अति पिछड़ा, मिनोरिटीज, डिप्राइव्ड सेक्शन, जो उनका कोर जो वोट बैंक है, वो बहुत ही डिच्ड महसूस करता होगा और उसको डाइजेस्ट नहीं होता होगा, बिकॉज विमेन जो उनका जो वोट बैंक उनका है बिहार में, तो ये लोग जो है, लेकिन ये लोग पॉलिसी मेकिंग में तो है नहीं, ये लोग तो पावर को कंट्रोल नहीं करते हैं। जी तो सर, इस मैं तरह यही से आपसे पूछने वाली थी कि जो आज हमने देखा, काफी विजुअल्स हमने देखे कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जेडीयू के काफी वर्कर्स नीतीश कुमार के घर के बाहर पहुंच के वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ जेडीयू के ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जो अभी आपने कहा कि जो नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है, जो ईबीसी, महादलित और महिलाओं को उन्होंने 2 दशक के भी ऊपर उन्होंने जो ये वोट बैंक को कंसोलिडेट किया है, पिछले चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटाने की अगर उनका मन भी था, पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये एक रेनबो कोalition बनता था बीजेपी और जेडीयू के साथ, जहां नीतीश कुमार लेके आ रहे हैं ईबीसी, महादलित, महिलाओं को, और बीजेपी अपने अपर कास्ट वोट बैंक को साथ में लेके, ओबीसी को साथ में लेके एक रेनबो कोalition करके एक बहुत ही फॉर्मिडेबल इलेक्शन मशीनरी बनती थी। तो सर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? नहीं, इसका देखिए, अब यही बात है कि अपोजिशन तो है, तेजस्वी यादव या जो भी ऑपोजिशन वहां इमर्ज कर रहा है, प्रशांत, जो भी वहां पर है, एक वैक्यूम तो बना है वहां। क्योंकि बिहार की सोसाइटी अभी भी आपको, बी इट बिकॉज ऑफ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, 35 वर्षों से तो यही इन्हीं लोगों का शासन था, जो कि बैकवर्ड क्लास मूवमेंट से लोग आते थे, सोशलिस्ट मूवमेंट से आते थे, अभी तक उन लोगों का था। तो बिहार का सोसाइटी अभी भी उत्तर प्रदेश की तरह फ्रैक्चर्ड सोसाइटी नहीं है, और वहां पर अति पिछड़ों में जो एनिमोसिटी आपको दिखाई पड़ता है दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में,
टू सम एक्सटेंट उत्तर प्रदेश में भी, जो कि सोसाइटी फ्रैक्चर्ड हो गई है, वो उस तरह से सोसाइटी वहां पर नहीं है। वहां स्पेस तो है, लेकिन तब है कि कैसे अब अपोजिशन जो है, वो चाहे सीपीआई-एमएल लिबरेशन हो या तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, कैसे उस स्पेस को, क्योंकि स्पेस तो रहेगा, वो बीजेपी के स्पेस नहीं है। आप जान लीजिए कि अगर 2025 चुनाव में भी, 2024 चुनाव में भी नीतीश कुमार नहीं आए होते तो बीजेपी का ही परफॉर्मेंस वहां पर नहीं होता, उसका खराब परफॉर्मेंस होता, डिस्पाइट ऑल दिस आईआर सब मैनिपुलेशन। नीतीश कुमार का वोट बैंक इमेज जो भी उन्होंने काम किया था ना, इन द सेंस की अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, रोड में, बिजली में काम तो उन्होंने किया ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। करप्ट आदमी नहीं थे, वो काम उन्होंने किया था, कमिटेड आदमी है। उनका विजन था सोशलिस्ट विजन, सेकुलर विजन, जिसको लेकर वो चलते थे। तो वो वोट बैंक तो उनका बना हुआ है। और उस वोट बैंक में बहुत बड़ा जो आपको दिखाई पड़ रहा था, लोगों की भीड़, लोगों का की उदासी, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग छाती पीट रहे थे। तो खैर, सत्ता जिसके पास रहती है, ताकत उसके पास रहता है, सिक्योरिटी फोर्सेस से उसको अलग कर सकते हैं आप। लेकिन उसको बहुत बड़ा डिसइंचेंटमेंट होगा उस वोट बैंक को, वो उसको आसान, बीजेपी के लिए आसान जमीन नहीं होगा। लेकिन तब है कि केवल आसान जमीन से बात नहीं है, बात है कि जो अब इसमें टेस्ट तेजस्वी यादव का भी होगा कि किस तरह से आप ग्रास रूट लेवल पर उसको मोबिलाइज करते हैं, जिसे अपने जमाने में लालू नीतीश ने किया था, नीतीश कुमार ने किया था। क्या विजन आपका है, कैसे काम करते हैं हम? तो जमीन तो है, लेकिन तब है कि उसको कैसे एक्सप्लॉयट करते हैं, कैसे उसमें काम करते हैं, इस पर बहुत चीज डिपेंड करेगा। जी, और इस पे बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी की ओर से नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर हम बाकी स्टेट्स का हम एक्सपीरियंस देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर ये जो हिंदी बेल्ट के जो सारे, राजस्थान हो, रिसेंट उड़ीसा भी, बीजेपी ने रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर्स खड़े किए हैं, जिनको कहते हैं पॉलिटिकल नोबॉडीज, कोई जानता नहीं है उनको, रिलेटिवली अननोन फेसेस, इवन दो वो लोग काफी उनमें से कुछ एमएलएज रह चुके हैं, पर वो स्टेट वाइज उनका वैसा कैप्चर नहीं है जैसे नीतीश कुमार का होगा, जो बहुत दशक से राजनीति कर रहे हैं राज्य के लेवल पे। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या बीजेपी बिहार में भी यही प्रिंसिपल फॉलो करेगी और किसी को ऐसा लेके आएगी जिनको हम शायद ज्यादा जानते नहीं हैं? कुछ चर्चा ये भी चल रही है कि एक महिला मुख्यमंत्री को लाया जाएगा, और चर्चा ये भी है कि सम्राट चौधरी जो अभी डेप्यूटी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, वो अपर ओबीसी है और उनका भी नाम आ सकता है। आप क्या सुन रहे हैं? देखिए, वो नित्यानंद राय हो, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो या सम्राट चौधरी हो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सीएम बनता है वहां पर। वो पर्सनालिटी, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही रहेगा, उसी के ग्लो के भीतर किसी को रहना पड़ेगा। और वो कौन बनता है, ये मीडिया में तो चलता है, नाम हो सकता है कि उसी नामों में से कोई हो, कोई और नाम भी हो, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जो भी आदमी बनेगा वो मोहन यादव और भजन लाल और वो उसी तरह का आदमी होगा जिसका कोई अपना फेस, अपना नाम नहीं हो। वो इवन जो योगी आदित्यनाथ के तरह का भी नहीं हो, जो कि जिसका अपना डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है। वो अब वहां पर एक सीएम तो दो, पीएम और सीएम साथ साथ नहीं, एक पोस्ट पर दो पोस्ट पर नहीं रह सकते हैं ना। लेकिन जो भी सीएम बनेगा वो कंप्लीट इन द सिंक विद मोदी शाह के विजन से रहेगा, और प्रायोरिटी उसके बदल जाएंगे। नीतीश कुमार अपने चीफ मिनिस्टर थे, वैसा लोग अब नहीं रहेगा वहां पर। बीजेपी से जो भी बने वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये सम्राट चौधरी बन गया कि नित्यानंद राय बन गए, कोई भी बन जाएगा तो वो भजन लाल होगा या उसी तरह का आदमी कई लोग खोज करेगा। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस नाम को आप सर्कुलेशन में नहीं, वही कोई बन जाए। सही तो हुआ था भजन लाल के टाइम में और मोहन यादव के टाइम में। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है कौन बनता है, लेकिन जो भी बनेगा वो नितिन नवीन के तरह का होगा कि भाई प्रेसिडेंट तो आप बन गए, लेकिन एक शब्द भी कुछ कर नहीं सकते हैं। जो करना होगा, जो नाम जिसका चेहरा चमकेगा, वो मोती शाह का ही होगा, और जो विजन जो वहां से आएगा उसको रबर स्टैम्प की तरह आपको काम करना पड़ेगा जी, और इससे भी एक और जुड़ा हुआ सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली जो हम देखेंगे एक सेंट्रलाइज लीडरशिप जो मोदी और शाह के अंडर हम पिछले 10 साल में देख रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट्स हम बाकी के स्टेट्स में देख रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके अनुमान में वैसा ही कुछ बिहार में होने वाला है। और
इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जेडीयू का फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि काफी ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि जेडीयू अब उन पार्टीज में आ गई है जिसको बीजेपी ने यूज एंड थ्रो किया है। पहले तो उनको एलाई बना के उनके साथ इलेक्शंस लड़ी काफी सारे, और अब जब नीतीश कुमार जो अपना सक्सेसर इतने अच्छी तरीके से किसी को वो बना नहीं पाए, सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप तैयार नहीं कर पाए, जेडीयू का फ्यूचर का क्या होगा? और जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि जेडीयू अब खत्म हो गई है शिंदे समूह से, क्या आपको लगता है जेडीयू का फ्यूचर खत्म हो गया है सर? नहीं, हमको मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है इसमें। देखिए, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल जो सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं, इसका डीप रूटेड सोसाइटी में उसका ग्राउंड पर उसका बहुत असर पुराने जमाने से आपको दशकों से वहां पर है। सोशलिस्ट मूवमेंट का स्टेट है बिहार। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में भले चुनाव हार गए मुलायम सिंह की पार्टी, लेकिन वो बहुत पार्टी स्ट्रांगली जमीन पर बना हुआ है। इसलिए जेडीयू, हो सकता है कि नीतीश कुमार बेचारे का हेल्थ खराब हो गया है, वो नहीं रहे, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि उनका पुत्र भी जो है उस लायक नहीं हो कि उस पार्टी को आगे बढ़ा सके, या ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव उतने मजबूत नहीं बन सके कि सारे लोगों को साथ ला करके उस राजनीति को कर सके। लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर का के जमाने से जो वो लीगेसी वहां पर है, जो सामाजिक स्तर पर जो जमीन है, वो हमेशा तैयार सोशल जस्टिस के मूवमेंट के लिए रहेगा। और अगर जो चेहरे दिखाई आपको नहीं पड़ रहे हैं, उसमें से वो लीडरशिप निकलने के वो थ्रो कर सकता है। वो सोसाइटी जो है वो डोरमेंट सोसाइटी नहीं रहती, पिछड़ों का गरीब लोग जरूर वहां पर है, लेकिन कॉन्सियसनेस बिहार में बहुत ज्यादा है। इसलिए बिहार नाम से जनता दल के पहले समता पार्टी नाम था, आरजेडी के पहले जनता दल नाम था। नाम बदल सकते हैं, लेकिन जो उसका ग्रास रूट्स जो स्ट्रक्चर है बिहार के सोसाइटी का, वो उसको हम उस मूवमेंट को, उस लोगों को, उस जमात को मैं मरते हुए नहीं देख रहा। वो रहेगी, जिस शेप में भी रहे, जो भी नेतृत्व रहे, लेकिन वो पार्टी का फ्यूचर मैं देख रहा हूँ। उसका फ्यूचर किसी इंडिविजुअल से मैंने नहीं देख रहा। नीतीश कुमार भी जब आए थे तो वो आकर के बन गए, उसी समाज का नेता बन गए थे। लालू प्रसाद भी 1990 के पहले नेता नहीं, तो समाज ने उनको नेता बनाया। तो उसी तरह से टाइम जरूर लगेगा, बहुत बड़ा सेटबैक है सोसाइटी के लिए, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ कि वो पार्टी जो है नाम बदल जाए, कुछ हो जाए। कुछ बीजेपी हो सकता है कि उसमें से पॉकेट करने का कोशिश करे, कुछ डिसमेंटल करने का कोशिश करे, या अपना जो घुसपैठिया के नया नारा वगैरह निकाले वहां पर। लेकिन हम इस सोशल फोर्सेस को, जो पॉलिटिकल फोर्स हो चुका है, उसका हम डिवाइस नहीं देखते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ आप कह रहे हैं कि शायद टाइम लगेगा पर समाज से कोई आगे बढ़ सकता है, पर अभी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो संजय झा हो गए, या फिर राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी है, इन लोगों को देखा जा रहा है पार्टी में नंबर 1 नंबर 2 नीतीश कुमार के बाद, और ऐसा कहा जा रहा है, बज ऐसा है कि वो बिल्कुल भी बीजेपी के साथ ही खड़े हैं। तो क्या ऐसे जब तक वो लोग पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ऑफ लीडरशिप को इमर्ज करना डिफिकल्ट हो सकता है आपके हिसाब से सर? डिफिकल्ट तो जरूर है, क्योंकि इन लोगों का कंट्रोल बढ़ जाएगा, ये संजय झा या ललन सिंह का। लेकिन हमारी जो बिहार का समाज की सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं से ये लोग क्लोज भी हो जाए, अपने इन लोगों को फायदा भी मिनिस्ट्री में कहीं और पर मिल जाए, लेकिन ये लोग कभी भी जनता दल यूनाइटेड का लीडर नहीं बन सकता। वहां का सोसाइटी में ललन सिंह को और संजय, नीतीश कुमार के चलते इन लोगों का एक्सेप्ट जो भी है वो है, क्योंकि नीतीश कुमार के पीठ पर ही लोग है, उनके कंधे पर है। नीतीश कुमार का कंधा जाके अपने इंडिपेंडेंट लीडर उस जमात का बन जाए, ये असंभव है ललन सिंह के लिए और संजय झा के लिए। वो और ये बताइए सर कि अभी
नीतीश कुमार की राज्यसभा में आने के बाद, क्योंकि इतना तो तय है कि वोट्स है बीजेपी और जेडीयू के पास नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेजने के लिए, 5 सीट है बिहार से, और बिहार असेंबली में भी बीजेपी, जेडीयू और बाकी के एनडीए अलायंस पार्टनर्स के वोट्स काफी है कि ये सारे सीट एनडीए के पास ही रहे। पर बात ये है कि अब जब नीतीश कुमार आ जाएंगे राज्यसभा, तो एक तरीके से जो जिसको हम बिहार में सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का जो एरा चल रहा था 90s के दशक से, वो एक तरीके से खत्म होता जा रहा है। लालू का भी तबीयत खराब है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। नीतीश कुमार की उनका भी हेल्थ ठीक नहीं है, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो क्या सर एक नया मौकाम दिखाई दे रहा है अब बिहार की राजनीति में, जहां पे सोशलिस्ट पॉलिटिक्स खत्म हो रहा है और बीजेपी का अपर कास्ट ओबीसी मोबिलाइजेशन अब आगे बढ़ रहा है? नहीं, मैं ये देखिए, आदमी का तो आना जाना लगा रहता है। नीतीश कुमार, लालू यादव में अब हम फ्यूचर उस तरह से नहीं देख रहे। लालू प्रसाद जी बीमार है, अपने जमाने में लड़ाका थे, वो ठीक है। नीतीश कुमार, इन लोगों पर्सनालिटी बेस्ड फ्यूचर आप नहीं देख सकते। पर्सनालिटी बेस्ड फ्यूचर हम तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ललन सिंह और संजय झा के तरह के लोग जो है वो लीडर नहीं बन सकते हैं वहां पर। मैं ही कह रहा हूं, लेकिन सोशलिस्ट पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा या कमजोर जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी अपना जो इसका मेजोरिटेरियन एजेंडा है वो लागू करने की कोशिश करेगा, वहां पर कमजोर जरूर होगा, लेकिन वो पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगा। वो पॉलिटिक्स में अब कौन लीडर कैसे इमर्ज करता है, या तेजस्वी ही उसमें स्ट्रांग हो जाते हैं बाद में जाकर के अपने डिलीजेंस से, अपने काम करने से, ये या और कोई नेता इमर्ज कर जाता है। लेकिन ये चैलेंज आपको रामविलास पासवान, चिराग पासवान के लिए भी है, जीतन राम मांझी के संततियों के लिए भी है, कि अब वो लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा। भले वो लोग लालू यादव के, तेजस्वी के विरोध में रहने की बात अलग है, लेकिन बीजेपी की जो राजनीति होगी उसमें चिराग पासवान भी सेट नहीं करते हैं जमीनी स्तर पर। इसलिए इन लोगों के लिए चैलेंज है। सोशलिस्ट पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगा, वो पॉलिटिक्स रहेगा। अब आप उसको कितना मेहनत करके अपने पक्ष में ला सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उस पॉलिटिक्स में वो मर्ज नहीं कर सकता। वो महाराष्ट्र नहीं है, बिहार। वो जो जमात है, आपको 50, 60, 70% लोगों का जो जमीन पर रहते हैं, गरीबी गुर्बत में, और संघर्ष करते हैं डे इन एंड डे आउट अपने जीविका के लिए, वो पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं। आप आसानी से बीजेपी का आदमी जाए और उसको कुछ समझा करके वो नेता बना ले अपना, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना भी ले तो फिर भी ये चैलेंज रहेगा। हालांकि चुनाव में अभी काफी साल है, क्योंकि बिहार में तो अभी चुनाव हुआ है और लोकसभा चुनाव में भी अभी 3 साल है, तो काफी टाइम है जगह बनाने के लिए और चैलेंजर्स को भी इमर्ज करने के लिए, बीजेपी को भी अपना पोजीशन कंसोलिडेट करने के लिए। पर ये सवाल आखिर में ये पूछना चाहूंगी सर कि ये बहुत चर्चा ये चल रही है कि क्या नीतीश कुमार के साथ वही हुआ जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ महाराष्ट्र में, और क्या यही स्थिति हम आगे के रीजनल पार्टनर्स, बीजेपी के जो बाकी रीजनल पार्टनर्स है, टीडीपी जो बीजेपी के लिए बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है सेंटर में, क्योंकि बीजेपी की सिर्फ 240 सीट है लोकसभा में और जेडीयू और टीडीपी उनके 2 मेन एलाइज है। तो क्या एक मैसेज जा रहा है बीजेपी के एलाइज को कि बीजेपी अल्टीमेटली छोटे पार्टीज को ऐसे ही सबस्यूम करती जाएगी? ये ठीक बात है। इनके जो एकनाथ शिंदे के बारे में आप बता रही हैं, तो वो रेप्लिकेट इन लोगों ने किया जरूर है, उसमें सक्सेसफुल लोग हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि छोटी पार्टियों को निगल जाना ये बीजेपी के डीएनए में है। वो उसने किया है इस बात को, और वो करते भी रहेगा इस चीज को। वो सक्सीड हुआ है नीतीश कुमार को शिंदे रेप्लिकेट करने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो बिहार का समाज है, जो बिहार का सोसाइटी है, कि अपर लेवल पर पावर आपके पास है, सत्ता आपके पास है, 50 तरह की मशीनरी आपके पास है, आप कर सकते हैं इस चीज को, फॉर द टाइम बिंग लग सकता है। और हो सकता है कि नीतीश कुमार का जमाना नहीं लौटे, उम्र हो गया और अब तो हट गए वहां से, और नीतीश कुमार का एरा नहीं लौटे। लालू प्रसाद तो बूढ़े हो गए हैं, उनका एरा नहीं लौटे, लेकिन वो सोसाइटी को सबजुगेट करना जो है बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है उसमें मुश्किल काम हो।
ठीक है, उसी बात पे हम इस चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं। दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि आगे के दिनों में बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है, और ये जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है बिहार में पिछले पिछले 3 दशक से जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स आगे आई है, उसको कैसे बीजेपी आगे लेके चलती है अपने अपर कास्ट और ओबीसी मोबिलाइजेशन के साथ। नलिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय। थैंक यू श्रावस्ती, मोस्ट वेलकम।